आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर खत्म कर दिया है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आप जल्दीबाजी में पढ़ोगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, ईजी है, लेकिन शुरुआत में पढ़ने पर टफ लग सकता है। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था तो मेरे को टफ लगा था। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या होता है इसका कहानी, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले वर्नर थ्योरी आता है, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता क्या है, इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, ये सभी चीज़ें। हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना, दो प्रकार के आप लोग को कंपाउंड देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, एक को बोलते हैं डबल सॉल्ट, और दूसरा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी आप लोग को समझ आएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है क्या, कैसे हम लोग समझेंगे कि कौन सा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। डबल सॉल्ट मतलब जैसे कि मोहर सॉल्ट है, ठीक है, जैसे मोहर सॉल्ट मतलब कि डबल सॉल्ट, इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 होल बाई SO4.6H2। इसको जैसे ही हम लोग पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, टोटली टूट जाता है। जैसे FeSO4 क्या है, Fe2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, अमोनिया NH4 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो इसमें आगे समझ आओ। तो ये क्या किया, पूरे पूरे अपने आयंस में क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, टोटली डिसोसिएट हो गया। लेकिन वहीं पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है, टोटली अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है। जैसे हम लोगों ने लिया है K4FeCN6, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग जब प्रैक्टिकल करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड सॉल्ट एनालिसिस में काम आता है। ये क्या होता है, जब इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो सामने में लगा है K4 ब्रैकेट क्लोज FeCN6। तो ये क्या करता है, बाहर का जो आयन है पोटेशियम, वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और FeCN6 4 नेगेटिव टूट जाता है। मतलब कि यहाँ पर इसके अंदर का जो चीज़ है वो फर्दर ब्रेक नहीं होने वाला है। मतलब इसके अंदर का जो चीज़ है वो फर्दर ब्रेक नहीं होने वाला है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको समझो, ठीक है। ये जो टूटा है, ये जो ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये जो पोटेशियम आयन निकला है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जितना पोटेशियम निकला उतना ही चार्ज आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर। जैसे 4 पोटेशियम निकला तो 4 नेगेटिव आया किसके ऊपर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। जैसे कि ये वाला कंपाउंड देखो, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये जब पानी में जाएगा तो ये कैसे टूटेगा, CrNH3 थ्राइस H2O थ्राइस 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, ये जो 3 ठो क्लोरीन है वो निकलेगा, ये इसके अंदर का जो चीज है वो डिसोसिएट नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये क्या है, काउंटर आयन। काउंटर आयन। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जितने लिगेंड इसको सराउंड किए हैं, इसको बोलते हैं क्या चीज, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, जितने क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एटम मेटल को सराउंड किए। जैसे यहाँ 3 अमोनिया है और 3 वाटर है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ये जब मैं लिगेंड पढ़ाऊंगा, मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, तो आपको और अच्छे समझ आएगा। आप इतना समझो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, ये क्रोमियम है, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। अब इसका ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन निकालने के लिए मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट लिए X लिखो। अमोनिया न्यूट्रल होता है तो उसका 0 हो गया, वाटर भी न्यूट्रल होता है तो 0 हो गया। मतलब कि +0 इज इक्वल टू कितना है, टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितना चार्ज है उसको इक्वल के आगे साइड लिखना है, इक्वल के आगे साइड लिखना है। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज कितना है, 3 है। तो दैट इज व्हाट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज 3। मतलब कि क्रोमियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ। इसको देखो, अच्छे से समझ में आएगा आपको, बस ध्यान देके समझना है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट करते जाना है, आपको बस ध्यान से देखते जाना है। वन शॉट है, लेकिन मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज समझ में आए। ठीक है, ये K4FeCN6,
K4 एफिशिएंसी क्या होगा, जैसे ही पानी में जाएगा तो ये क्या करेगा, 4 पोटेशियम आयन देगा, एफिशिएंसी 4 नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये हो गया काउंटर आयन। अब ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन निकालने के लिए इसको लेंगे x, कितना आयन है मतलब कितना साइनाइड है, 6, और साइनाइड क्या होता है, Cn नेगेटिव, मतलब कि -1 × 6 इज इक्व टू टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में चार्ज कितना है, -4, दैट इज x - 6 इज इक्व टू -4, दैट इज x इज इक्व टू +2। ठीक है, दैट इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आगे मैं आप लोग को समझाऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा वर्नर्स थ्योरी को। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए सबसे पहला जो थ्योरी दिया वो वर्नर भाई साहब ने दिया। वर्नर भाई साहब ने बोला कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 प्रकार के वैलेंसी होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं K4FeCN6। उन्होंने बोला कि इसमें 2 प्रकार के वैलेंसी, एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को उन्होंने आयनाइजेबल बोला, सेकेंडरी वैलेंसी को नॉन आयनाइजेबल बोला। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है, सेकेंडरी वैलेंसी उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि जो उसके ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और ये डायरेक्शनल होता है मतलब कि ये ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करेगा। अब मैंने क्या बोला सर, इधर आओ। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी समझ में आया ना। ये उन्होंने थ्योरी दी कि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होता है और वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। ठीक ना। अब इन एग्जाम्पल में देखो, इसमें प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है ये समझते हैं। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल, आयनाइजेबल और वो क्या हो गया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो। तो इस K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाल के आए हम लोग, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के आए हम लोग +2। सो इसका प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा +2। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि होता है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम। अब सर लिगेंड लिगेंड बोल रहे हो, लिगेंड क्या है, तो जो मेटल को छोड़ के जितने भी चीजें होंगे एक्सेप्ट मेटल ऑल अदर inside the coordination sphere is ligand। मतलब कि ये सेंट्रल मेटल एटम है क्रोमियम, तो इसको छोड़ के अमोनिया और वाटर दोनों क्या है, लिगेंड है। ये है आयरन सेंट्रल मेटल एटम, उसके अंदर क्या है, साइनाइड, दैट इज ये क्या है, लिगेंड है। हम लोग को स्फीयर के अंदर का देखना है, बाहर नहीं चले जाना है कि पोटेशियम भी हम लोग का लिगेंड हुआ सर, नहीं ऐसा नहीं है। हमेशा लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल एटम को। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं और बताता हूं मैं थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। सेकेंडरी वैलेंसी होता है कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। यहाँ 6 ठो साइनाइड आयन है। सो 6 साइनाइड आयन मतलब कि 6 ठो Cn नेगेटिव चीज आयरन एटम को घेर के रखी है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग को आइसोमेरिज्म बताया गया है, जो आप लोग के बुक में भी है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आता भी है इससे। सो आइसोमेरिज्म में पढ़ने से पहले आप लोग को समझना होगा आइसोमर क्या होता है। ठीक है, सो आइसोमर क्या होता है, आइसोमर होता है वे कंपाउंड्स जिनके पास होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला
बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा, बट इट्स ओके, ठीक है, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। सो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा और डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसको बोलेंगे आइसोमर। और ऐसे इस फिनोमेना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म में भी दो प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हो सकता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास होगा सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट, सेम स्ट्रक्चर होंगे बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, स्टीरियो आइसोमर में क्या होगा, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होगा। एक सेकेंड, मैंने कुछ गलत बता दिया क्या? नहीं, हाँ, यहाँ पर मैंने गलत बता दिया। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। स्टीरियो आइसोमर में स्ट्रक्चर तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, बट उन एटम्स का अरेंजमेंट कंपाउंड में क्या होगा, अलग होगा। स्टीरियो क्या होगा, स्टीरियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड्स वो अलग हो गया। तो ऐसे में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वे शो करते हैं, ठीक है। क्यों? स्ट्रक्चरल में हम लोग के पास चार प्रकार के आइसोमेरिज्म आते हैं। सबसे पहले आता है लिंकेज, फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, फिर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, फिर हाइड्रेट या फिर जिसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडेंटेड लिगेंड शो करते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड मतलब कि आप लोग को पहले लिगेंड पढ़ा देना चाहिए, ठीक है। आप लोग पहले लिगेंड देख लो, उसके बाद हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप लोग को एम्बिडेंटेड लिगेंड ही पता नहीं होगा तो आपको लिंकेज आइसोमेरिज्म समझ में आएगा ही नहीं। तो उसके पहले आप लोग को लिगेंड के बारे में समझना पड़ेगा। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जिसके अंदर लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, लिगेंड जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये मेटल है तो ये लिगेंड होगा, तो जो लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड हो सकते हैं, जैसे वाटर हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, RnH2 हो सकता है। ये जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ये सिग्मा डोनर होते हैं, या फिर वो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो सकते हैं, जैसे कि Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस। ये सभी सिग्मा एंड पाई डोनर होते हैं। Cn माइनस जो है वो सिग्मा डोनर होता है लेकिन पाई एक्सेप्टर होता है। आप लोग को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब एक एक डिटेल में नहीं बता सकता हर एक को, क्योंकि रिवाइज करा रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस चैप्टर वाइज समझा सकता हूँ, लेकिन अभी हम लोग रिवीजन के बेसिस पे हम लोग जल्दी जल्दी देखते चलेंगे। NO2, CO, NO और PR3 ये सभी न्यूट्रल हैं, और ये सभी सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर होते हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जिनके पास टू डोनेटिंग साइट होते हैं, जिनका डेंसिटी 2 होता है, मतलब कि टू एटम डोनेटिंग साइट। जैसे Cn है तो Cn के पास क्या होता है, दो डोनेटिंग साइट है, जैसे ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, मतलब कि या तो कार्बन से डोनेट कर सकता है या तो वो नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। वैसे ही NO2 है तो NO2 या तो नाइट्रोजन अपना लोन पे डोनेट करेगा या तो फिर ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। आगे है बाइडेंटेड लिगेंड मतलब कि जिनके पास दो डोनेटिंग साइट होंगी। एम्बिडेंटेड लिगेंड में दो डोनेटिंग साइट होता है, लेकिन डोनेट करता है सिर्फ एक ही एटम एक पर्टिकुलर टाइम में। मतलब कि साइनाइड के पास कार्बन से भी डोनेट हो सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेट हो सकता है, लेकिन एक समय पर वो मेटल या तो कार्बन से बॉन्ड कर सकता है या तो वो नाइट्रोजन से बॉन्ड कर सकता है, दोनों से एक साथ बॉन्डिंग नहीं दिखाता है। लेकिन बाइडेंटेड में दो डोनेटिंग साइट होता है और दोनों एक साथ मेटल के साथ टू डोनेटिंग साइट, बट both simultaneously bonded to सेंट्रल मेटल एटम। दोनों एक साथ ही सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे बाईपिरिडीन, बाई लिख के आएगा तो वो एक्चुअली में होता है बाईपिरिडीन। जो पिरिडीन आप लोगों ने देखा होगा, पिरिडीन कैसा होता है,
pyridine ये होता है। सो बाइपिरिडीन क्या होता है कि दो पिरिडीन होता है, उन दोनों पिरिडीन के पास दो नाइट्रोजन होंगे, वो दोनों नाइट्रोजन का लोन पेयर मेटल को डोनेट करेगा, इसको बोलते हैं बाइपिरिडीन। तो इसे बाइडेंटेड लिगेंड, क्योंकि दो डोनेटिंग साइट है, दो नाइट्रोजन एटम मेटल से ज्वाइन होते हैं। वैसे एक डीएमजी होता है डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, इसका फुल फॉर्म आप लिख लेंगे डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है CH3 CH3 डबल बॉन्ड N, ये ऑक्साइम है। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद पार्ट 2 में है, तो ठीक है, मैं ही आपको आगे बढ़ाऊंगा। सो ग्लाइऑक्साइम है, जिसमें क्या होता है, इसमें टू डोनेटिंग साइट होता है, मतलब कि यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर दो जगह से ये क्या करता है, बॉन्डिंग शो करता है, दो जगह से बॉन्डिंग शो करता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये डीएमजी बाइडेंटेड लिगेंड होता है। वैसे ही यहाँ पर आपको EN लिखा हुआ मिलेगा, EN मतलब कि इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इथिलीन डाइअमाइन में क्या होगा, इथिलीन CH2 और दोनों पर क्या हो जाएगा, दो दो अमाइन ग्रुप जुड़े होंगे, और जो मेटल को डोनेट करेगा दोनों अमाइन साइमल्टेनियसली डोनेट करेगा, ठीक है। वैसे ही अगर कहीं क्या होता है, कई बार क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड भी होते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड मतलब कि जहां पर एक डोनेटिंग साइट ना हो, दो डोनेटिंग साइट ना हो, दो से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो, मतलब 4 हो 6 हो, तो इनको बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो होता है EDTA, जो NCERT में भी दिया है, जिसको बोलते हैं इथालीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा, CH2 दोनों में अमाइन जुड़ा होता है, उन अमाइन से 4, मतलब कि एक अमाइन पे 2 और दूसरे अमाइन पे भी 2, ऐसे करके 4 एसिटिक एसिड ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो 4 यहाँ पर क्या होता है, एसिटिक एसिड डोनेटिंग साइट होता है, CH3 COO माइनस से डोनेट होता है, और 2 ठो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट करता है। तो ये टोटल क्या होता है, 6 डोनेटिंग साइट होता है, 6 डोनेटिंग साइट होते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं इसको, हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। आगे हम लोग वापस से आ जाते हैं हमारे आइसोमेरिज्म के ऊपर, जहां पर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बता रहा था, जिनके पास सेम केमिकल फार्मूला होगा बट उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है, जिसकी वजह से उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे। इनमें लिंकेज, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बीडेंटेड लिगेंड वगैरह शो करते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब कि वो लिगेंड जिनके पास दो डोनेटिंग साइट होते हैं, मतलब कि जैसे NO2 जो है नाइट्रोजन से बॉन्ड किया तो एक आइसोमर बन गया, और ऑक्सीजन से बाइंड किया गया तो दूसरा आइसोमर बन गया। दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, सॉरी मतलब कि केमिकल फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है। स्ट्रक्चर मतलब शुरू वाले में नाइट्रोजन से डोनेटेड है, दूसरा में ऑक्सीजन से डोनेटेड है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में क्या होता है, लिगेंड का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट अमोनिया के साथ बॉन्डेड है, तो दूसरे वाले में क्या है, कोबाल्ट साइनाइड के साथ बॉन्डेड है, और मतलब कि क्या हो गया, अमोनिया क्रोमियम के पास चला गया और साइनाइड कोबाल्ट के पास आ गया। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म मतलब कि यहाँ पर होता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का एक्सचेंज, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। जैसे कि कोबाल्ट NH35 SO4 ब्रैकेट क्लोज Br, तो इसमें क्या होता है, SO4 2 माइनस क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है और Br अंदर आ जाता है। तो ये क्या है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि वाटर जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर क्या होता है अगर कहीं दो अलग अलग कंपाउंड में, तो उनको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पर क्रोमियम H2O6 Cl3 है, ये वायलेट कलर का होता है, तो वहीं पर क्रोमियम H2O5 Cl, एक क्लोरीन अंदर आ गया और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, तो ये वाला मॉलिक्यूल का जो कलर है वो अलग आता है, ठीक है ना। तो ये होता है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आगे इसमें हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो गया। अब इसमें क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर भी होते हैं। स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा,
ठीक है, लेकिन उनका स्टीरियो अलग होगा। स्टीरियो केमिकल फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, केमिकल फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, बस स्टीरियो इज डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि अब टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स और ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स दो प्रकार के हो सकते हैं। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स मतलब कि जैसे टेट्राहेड्रल में एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। ये सब कैसे पता चलेगा? ये आप लोग को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है, कौन सा कंपाउंड जो है वो स्क्वायर प्लेनर है, कौन सा कंपाउंड टेट्राहेड्रल है, कौन सा कंपाउंड क्या बोल सकते हैं ऑप्टिकल, मतलब उसका स्टीरियो क्या है, कैसे है, वो जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से पता चलता है, जो मैं आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ आइसोमेरिज्म तक बेसिक इंट्रोडक्शन लेके खत्म करेंगे। अगले वाले लेक्चर में बहुत ही अच्छा और वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो ना देखो, अगला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, सो मान लो कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये पता चल जाएगा कि कौन सा स्क्वायर प्लेनर होगा, कौन टेट्राहेड्रल, कौन ऑक्टाहेड्रल में, ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देख के बता दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको बता के चलूँ कि ये मान लो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें क्या है कि ये जो है, ये दोनों क्लोरीन क्या है, सेम साइड है, ये दोनों अमोनिया सेम साइड है, तो ये क्या है, सीस है। ये क्या है, सीस है, और इसका नाम होता है सिस्प्लेटिन। अगर ये क्लोरीन अपोजिट है, ये अमोनिया ट्रांस में है, तो इसको बोलते हैं ट्रांसप्लेटिन। दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, दोनों के स्ट्रक्चर भी सेम है, बस एटम का स्टीरियो अलग है। ये दोनों क्लोरीन सेम साइड में है, ये दोनों क्लोरीन अपोजिट साइड में है, इसीलिए ट्रांस हो गया। टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्री अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, क्योंकि इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कभी चेंज नहीं होता, बॉन्ड एंगल फिक्स्ड रहता है, फिक्स रहता है 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि यहाँ पर क्या था, शुरुआत में क्या था, अगर कहीं सीस है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल था 90, और जब ट्रांस हुआ तो इसका बॉन्ड एंगल 180 हो गया, दो क्लोरीन के बीच में। तो स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, जो कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स नहीं दिखाता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक होता है स्क्वायर प्लैनर, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल, और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लैनर नहीं दिखाता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा प्रेजेंट होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट। आप लोग, मैं ये मान के चलो आप लोगों ने इससे पहले कभी ना कुछ पढ़ा होगा, तभी मैं ये सोच के आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक भी नहीं पढ़े होगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड में सिर्फ एक ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जब चारों लिगेंड क्या हो, अलग अलग हो, चारों लिगेंड क्या हो, अलग अलग हो, जैसे MABCD, मतलब कि चारों लिगेंड अलग अलग हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव वे होते हैं जो, जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होंगे, जिनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, जो क्या बनाए, मिरर इमेज बनाए, जो क्या बनाए, मिरर इमेज बनाए, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ये है कोबाल्ट Cl3NH3 थ्राइस। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि अगर कहीं, सॉरी, कोबाल्ट Cl2NH3 होल 4 ये है, तो दो क्लोरीन अगर कहीं अपोजिट में है, दो क्लोरीन क्या है, अपोजिट में है, तो ये हो गया ट्रांस। ठीक है ना, और दोनों क्लोरीन अगर कहीं सीस जैसा है तो ये हो जाएगा सीस। ठीक है ना, हालांकि दोनों का दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे अगर कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री डालेंगे, और ये वाला क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं ये आप लोग बताओगे। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे है, आप लोग अगर ऐसा प्लेन अगर डालें तो ये क्या करेगा, ऐसे अगर कहीं काटे तो ये क्लोरीन, ये अमोनिया, और ऐसे करके पास आउट होगा, तो ये NH3 रिफ्लेक्ट करेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इनके पास क्या है, मिरर इमेजेस नहीं होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मिरर इमेजेस नहीं होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर मान लो आप लोग के पास ऐसा कोई कंपाउंड है कोबाल्ट EN थ्राइस,
EN क्या है, इथिलीन डाइमीन, अभी आप लोग को पढ़ाया मैं, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। इनके पास जैसे ये है कोबाल्ट NH3 सॉरी NH2 और ये क्या है, इथिलीन है, इथिलीन इथिलीन डाइमीन, इथिलीन डाइमीन। तो ये क्या करता है, एक मिरर इमेज बनाता है जो कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा गंदा सा बन गया है, ठीक है ना, आप तो थोड़ा बहुत समझ जाओगे। ये कोबाल्ट है, ये NH2 है, ये इथिलीन है, ये NH2 है, ऐसा है, ऐसा है, ये NH2 है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है। तो ये क्या है, अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये मिरर इमेजेस बनाएंगे, और वो मिरर इमेजेस क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। अगर सुपर इम्पोजिबल है तो वो आइडेंटिकल होता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जैसे ये हैंड है, ठीक है ना, ये हैंड है और ये भी हैंड है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऐसे नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है ना। सो बाय बाय। इसके बाद वाला जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं किसको किसको डिस्कस करूंगा, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ने के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में आता है। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बाय बाय, ऐसे पढ़ते रहिए, अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा।